हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री पेपर 2 से क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर्स 2025 का क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। आज मैं पेपर 2 से जो 2025 हिस्ट्री ऑप्शनल का पूरा पेपर आंसर राइटिंग कराऊंगा एनालिसिस के रूप में, जो आपको आगामी यूपीएससी मेंस 2026, 27, 28, 29, 30 तक आपको बहुत ही कारगर हेल्पफुल होगा। अगर आपने सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल कर लिया तो मेरा ये दावा है कि आप कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, बशर्ते हाँ सभी प्रश्नों को विधिवत तैयार करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का प्रश्न है, प्रश्न 1 और 5 अनिवार्य होते हैं, जिसमें प्रश्न 1 में आपको ABCDE 5 प्रश्न करने होते हैं। 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होता है। प्रश्न 2, 3, 4 खंड ए से आपको 2 प्रश्न या खंड बी से आपको 2 प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 और 5 अनिवार्य होता है, चाहे 2, 3 इसमें से कर लो, चाहे 5 और 6, टोटल आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। अपने उदय की आकस्मिकता, अपनी सफलताओं की चमक तथा अपने प्रभाव की पूर्णता में सिख राजतंत्र नेपोलियन की भांति था, विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख राजतंत्र का उदय भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। इतिहासकार जेडी कनिंघम ने इनकी तुलना नेपोलियन के साम्राज्य से करते हुए कहा कि दोनों का उदय तीव्र उपलब्धियां उल्लेखनीय तथा पतन अपेक्षाकृत शीघ्र और पूर्ण था। हम पॉइंट में थोड़ा भूमिका लेंगे, उसके बाद हम प्रश्न की मेन बॉडी मुख्य भाग पर चलते हैं, क्योंकि हमें 3 घंटे में लगभग चलिए मुख्य भाग, सिख राजतंत्र का आकस्मिक उदय। अठारहवीं शताब्दी के अंत में मुगल सत्ता और अफगान प्रभाव के पतन से सत्ता शून्यता उत्पन्न हुई। रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख मिसलों को एकीकृत कर 1801 में सिख साम्राज्य की स्थापना की। तीसरा पॉइंट है, अल्प समय में पंजाब, कश्मीर, मुल्तान और पेशावर तक राज्य का विस्तार किया। अब हम सफलताओं की चमक, पहला पॉइंट है, आधुनिक यूरोपीय शैली की सेना फौज एक खास का गठन किया। कुशल कूटनीति द्वारा अंग्रेजों और अफगानों के बीच संतुलन बनाए रखा। धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक दक्षता तथा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। उत्तर पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली और स्थिर राज्य स्थापित किया। अब हम सीधे प्रभाव की पूर्णता देखेंगे। हम प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर को पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं।
पहला पॉइंट है 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ। दरबारी गुटबाजी, सेना की बढ़ती राजनीतिक भूमिका तथा प्रशासनिक कमजोरी बढ़ी। अगला पॉइंट है प्रथम 1845 और द्वितीय 1848-49 आंग्ल सिख युद्धों में पराजय हुई। 1849 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सिख राजतंत्र का उदय असाधारण परिस्थितियों में हुआ। उसकी उपलब्धियां अत्यंत प्रभावशाली थी तथा उसका पतन भी तीव्र और निर्णायक रहा। इसलिए उदय, वैभव और प्रभाव तीनों दृष्टियों से इसकी तुलना नेपोलियन साम्राज्य से काफी हद तक उचित प्रतीत होती है, यद्यपि इसकी ऐतिहासिक परिस्थितियां भिन्न थी। हम सीधे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पेशवाओं के अधीन मराठा व्यवस्था में घरेलू आंतरिक मतभेदों का बीजारोपण काफी घना तथा गहरा था, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा राज्य सामूहिक नेतृत्व एवं स्वराज की भावना पर आधारित था, किंतु पेशवाओं के काल 1713 से 1818 में शक्ति का केंद्रीकरण, सरदारों की बढ़ती स्वायत्तता तथा उत्तराधिकार संबंधी विवादों ने मराठा संघ के भीतर गहरे आंतरिक मतभेद उत्पन्न कर दिए। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। मराठा व्यवस्था में आंतरिक मतभेदों के प्रमुख कारण देखते हैं क्या क्या कारण है। पहला है सत्ता संघर्ष। छत्रपति, पेशवा तथा प्रमुख सरदारों सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ के बीच वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। दूसरा पॉइंट है संघीय व्यवस्था की कमजोरी। मराठा संघ में केंद्रीय नियंत्रण कमजोर था, जिससे सरदार स्वतंत्र शासकों की भांति व्यवहार करने लगे। अगला पॉइंट है उत्तराधिकार विवाद। शाहू की मृत्यु के बाद पेशवाओं की शक्ति बढ़ी, जिससे वैधता और अधिकार को लेकर विवाद गहराए। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। सरदारों ने सामूहिक हितों की अपेक्षा अपने क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दी। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं पानीपत 1761 के बाद विभाजन। पराजय के पश्चात एकता के स्थान पर आपसी दोषारोपण और गुटबाजी बढ़ी है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति। बेसिन की संधि 1802 जैसे समझौतों ने मराठा सरदारों के मतभेदों का लाभ उठाया। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। पेशवाओं के अधीन मराठा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी बाहरी शत्रु नहीं बल्कि उसके गहरे आंतरिक मतभेद थे। यही विघटन मराठा शक्ति के पतन तथा अंग्रेजों की विजय का प्रमुख कारण बना। यदि मराठा नेतृत्व में राजनीतिक एकता और संस्थागत समन्वय बना रहता तो भारत का औपनिवेशिक इतिहास संभवतः भिन्न होता। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर हम इन प्रश्नों को विस्तार से समझाएंगे तो हमको पूरा पेपर एनालिसिस करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाए। इसीलिए हम टारगेट है कि 1.5 घंटे में हम सभी प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट विधिवत ढंग से प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर देते हुए हम कंप्लीट कराए। हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांति के उद्देश्य और दायरे को व्यापक रूप दिया। उसे केवल राजनीतिक उथल पुथल तक सीमित न रखकर सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन का माध्यम बना दिया। स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के साथियों ने क्रांति की अवधारणा को नई दिशा दी। उनके लिए क्रांति केवल ब्रिटिश शासन का अंत नहीं बल्कि शोषण मुक्त, समानता मूलक और वैज्ञानिक चेतना से युक्त समाज की स्थापना थी। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं।
क्रांति के उद्देश्य और दायरे का विस्तार। पहला पॉइंट है राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना था। दूसरा पॉइंट है समाजवाद का समर्थन। EHS आर्य ने समाजवादी गणराज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की जिसमें वर्गीय शोषण समाप्त हो। तीसरा पॉइंट है वैचारिक क्रांति। इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ जन चेतना वैज्ञानिक सोच और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। सांप्रदायिकता का विरोध कर राष्ट्रीय एकता और मानवतावाद को बढ़ावा दिया। फिर अगला पॉइंट है युवा जागरण। लेखों भाषणों तथा अदालत को मंच बनाकर युवाओं को तर्क त्याग और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं प्रतीकात्मक प्रतिरोध। केंद्रीय विधानसभा बम कांड 1929 का उद्देश्य हिंसा नहीं बल्कि बाहरों को सुनना सुनाना तथा और जनमत जागृत करना था। अब हम सातवां पॉइंट है विचारों की शक्ति। मैं नास्तिक क्यों हूं तथा जेल नोटबुक जैसी रचनाओं से क्रांति को बौद्धिक आधार प्रदान किया। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भगत सिंह और उनके साथियों ने स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक गहराई सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया। उनकी क्रांति सत्ता परिवर्तन से आगे बढ़कर मनुष्य और समाज के व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना थी जो आज भी लोकतंत्र समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर डी। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता चुनाव का सिद्धांत है जिसे इसमें पेश किया गया था। हालांकि इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी से टाला गया था। स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका पर चलेंगे। भूमिका है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संवैधानिक सुधारों की मांग के प्रत्युत्तर में पारित किया गया। यद्यपि यह अधिनियम सीमित सुधारों वाला था फिर भी इसने भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की अवधारणा का प्रारंभ किया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। चुनाव के सिद्धांत का समावेश। अधिनियम में इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि रिकमेंडेशन सिफारिश की व्यवस्था अपनाई गई। नगर पालिकाओं जिला बोर्डों विश्वविद्यालयों एवं वाणिज्य मंडलों जैसी संस्थाओं द्वारा सदस्यों के नाम सुझाए जाते थे जिन्हें गवर्नर औपचारिक रूप से नामित करता था। इस प्रकार वास्तविक रूप में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू हुई यद्यपि कानूनी रूप से इसे नामांकन कहा गया। अब हम अन्य प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहली बार परिषदों को बजट पर चर्चा का सीमित अधिकार मिला। सदस्यों को लोकहित के प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया परंतु पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। कार्यपालिका परिषदों के प्रति उत्तरदायी नहीं थी तथा मताधिकार अत्यंत सीमित रहा। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है 1892 का अधिनियम उत्तरदायी शासन स्थापित करने में असफल रहा किंतु इसने प्रतिनिधित्व एवं चुनाव के सिद्धांत का बीजारोपण किया। यही प्रक्रिया आगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 माले मिंटो सुधार में अधिक स्पष्ट निर्वाचन व्यवस्था के रूप में विकसित हुई और भारत में संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला बनी। अब हम अगले प्रश्न चलते हैं। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय बाजारों को इंग्लैंड निर्मित उत्पादों के लिए खोल दिया तथा स्वदेशी हस्तशिल्प उद्योगों के उद्योगीकरण अथवा विनाश का मार्ग
प्रशस्त कर दिया। स्पष्ट कीजिए। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। भूमिका है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मूल उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण था। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड को तैयार माल के विशाल बाजार और सस्ते कच्चे माल की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप भारत की पारंपरिक हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसे डी उद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारतीय बाजारों को ब्रिटिश उत्पादों के लिए खोलने के उपाय। 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर भारत को ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। भारतीय वस्तुओं पर ब्रिटेन में ऊंचे आयात शुल्क, जबकि ब्रिटिश वस्तुओं पर भारत में न्यूनतम शुल्क लगाए गए। रेल, बंदरगाह और संचार का विकास मुख्यतः ब्रिटिश माल के वितरण हेतु किया गया। अब हम स्वदेशी हस्तशिल्प उद्योगों का उद्योगीकरण देखेंगे। कैसे हमारे स्वदेशी उद्योगों को नष्ट किया गया। पहला है पॉइंट, मशीन निर्मित सस्ते ब्रिटिश वस्त्रों ने भारतीय हथकरघा एवं कुटीर उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ दिया। बुनकरों, कारीगरों तथा दस्तकारों की आजीविका नष्ट हुई और वे कृषि पर निर्भर हो गए। ढाका की मलमल, मुर्शिदाबाद का रेशम तथा काशी के वस्त्र उद्योग जैसे प्रसिद्ध शिल्प केंद्रों का पतन हुआ। दादा भाई नौरोजी के धन निकासी सिद्धांत तथा आर.सी. दत्त ने इसे आर्थिक शोषण को औपनिवेशिक नीति का परिणाम बताया। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। औपनिवेशिक नीतियों ने भारत को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के उपभोक्ता में बदल दिया। इससे पारंपरिक उद्योगों का विनाश, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा। यही अनुभव आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन तथा आर्थिक राष्ट्रवाद की वैचारिक आधारशिला बना। हम सीधे अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। इसमें भी 3 प्रश्न आपको करने होते हैं 150 शब्दों में किसी का। क्या आप सहमत हैं कि बंगाल में 1793 में भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण, परमानेंट सेटलमेंट की अवधारणा पर प्रकृतवादी सिद्धांत विचारधारा का गहरा प्रभाव था? विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिटिश भू राजस्व नीति का महत्वपूर्ण चरण था। इसका उद्देश्य निश्चित राजस्व, वफादार जमींदार वर्ग का निर्माण तथा कृषि उत्पादन बढ़ाना था। इस नीति पर फ्रांसीसी प्रकृतवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि भारतीय परिस्थितियों में इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया। हम मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रकृतवादी सिद्धांत का प्रभाव। प्रकृतवादियों के अनुसार भूमि ही वास्तविक संपत्ति और आय का प्रमुख स्रोत है। निजी संपत्ति के अधिकार से कृषि निवेश एवं उत्पादकता बढ़ती है। इसी आधार पर जमींदारों को भूमि का अस्थायी स्वामित्व दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य के लिए स्थिर एवं निश्चित राजस्व की अवधारणा भी इसी विचारधारा से प्रेरित था। कृषि विकास के माध्यम से समग्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। किंतु भारतीय संदर्भ में सीमाएं। भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में अब देखेंगे। पहला पॉइंट है, जमींदारों ने कृषि सुधार के बजाय किसानों का अधिक शोषण किया। किसानों को स्वामित्व एवं सुरक्षा नहीं मिली, जिससे निवेश और उत्पादकता नहीं बढ़ी। राजस्व दरें अवास्तविक थी। अनेक जमींदारों की भूमि नीलाम हुई। यह व्यवस्था ब्रिटिश राजनीतिक हितों
स्थिर आय एवं वफादार जमींदार वर्ग को अधिक साधती है। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है, अतः यह कहा जा सकता है कि अस्थायी बंदोबस्त की वैचारिक प्रेरणा प्रकृतवादी सिद्धांत से अवश्य मिली, परंतु उसका वास्तविक क्रियान्वयन औपनिवेशिक हितों के अनुरूप था। परिणाम स्वरूप यह नीति कृषि विकास के बजाय किसानों के शोषण, ग्रामीण असमानता तथा औपनिवेशिक राजस्व हितों को मजबूत करने का माध्यम बन गई। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता तथा नियंत्रण, इन दोनों सिद्धांतों के बीच खींचतान का प्रभाव औपनिवेशिक शासकों के प्रेस के प्रति उनके रवैये में महसूस होता है। विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका है, औपनिवेशिक भारत में प्रेस जनमत निर्माण तथा राष्ट्रवादी चेतना का प्रमुख माध्यम बन गया। ब्रिटिश शासन ने एक और उदारवादी मूल्यों के अनुरूप प्रेस की स्वतंत्रता का दावा किया, वहीं दूसरी ओर अपने साम्राज्यवादी हितों की रक्षा हेतु उस पर कठोर नियंत्रण भी लगाए। परिणाम स्वरूप प्रेस नीति स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच निरंतर संतुलन का प्रयास रही। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में कदम क्या क्या थे? पहला पॉइंट है, लॉर्ड मेटकाफ 1835 ने लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर प्रेस को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता दी। उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 एवं उदारवादी ब्रिटिश विचारधारा ने प्रेस को सार्वजनिक विमर्श का माध्यम माना। कुछ कालखंडों में प्रेस ने सामाजिक सुधारों और प्रशासनिक आलोचना की सीमित स्वतंत्रता का लाभ उठाया। अब हम प्रेस पर नियंत्रण के उपाय देखेंगे। क्या क्या उपाय किए गए? बेलजली का प्रेस विनियमन 1799 ने पूर्व सेंसरशिप लागू की। एडम्स विनियम 1823 ने बिना लाइसेंस प्रेस चलाने पर रोक लगाई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 द्वारा भी भारतीय भाषाई प्रेस को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 तथा प्रेस आपात शक्तियां अधिनियम 1931 के माध्यम से जमानत जब्ती और दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए। हम परिणाम देखें, क्या क्या परिणाम हुए। दमनात्मक नीतियों ने राष्ट्रवादी पत्रकारिता को और अधिक सशक्त बनाया। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, द हिंदू, द यंग इंडिया जैसे समाचार पत्र स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभावी मंच बने। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। ब्रिटिश प्रेस नीति मूलतः साम्राज्यवादी हितों से प्रेरित थी। जहां तक शासन के हित सुरक्षित रहे, वहां प्रेस को स्वतंत्रता मिली, किंतु जैसे ही प्रेस राष्ट्रवादी चेतना का वाहक बना, उस पर कठोर नियंत्रण थोप दिए गए। यही द्वंद्व, थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, द्वंद्व औपनिवेशिक प्रेस नीति की प्रमुख विशेषता थी। थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई, द्वंद्व हो गया। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषाई राज्यों के लिए आंदोलन ने राष्ट्रवादी अभिजात वर्ग के बीच गहरी आशंकाएं पैदा की। उन्हें डर था कि इससे भारत का विघटन हो जाएगा। परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हुई। राष्ट्रवादी नेतृत्व, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आशंका थी कि भाषाई राज्यों की स्थापना से क्षेत्रीयता बढ़ेगी और राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंच सकता है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रवादी अभिजात वर्ग की आशंकाएं। पहला है, भाषाई पहचान के आधार पर अलगाववादी प्रवृत्तियों के बढ़ने की संभावना। राष्ट्रीय एकता के स्थान पर संकीर्ण क्षेत्रीय निष्ठा का विकास।
नव स्वतंत्र भारत के बाल्कनीकरण अर्थात विखंडन का भय, प्रशासनिक एवं राजनीतिक अस्थिरता तथा अन्य भाषाई समूहों की नई मांगों के उभरने की आशंका। अब हम परीक्षण, क्या आशंकाएं सही सिद्ध हुई? का परीक्षण देखेंगे। पोती श्री रामुलु के आमरण अनशन के बाद 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ। फजल अली आयोग 1953 की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया। भाषाई राज्यों के गठन ने लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संवैधानिक रूप से समायोजित किया। इससे जनता का संघीय व्यवस्था और भारतीय राज्य पर विश्वास बढ़ा। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, फिर भी भारत की राजनीतिक एवं संवैधानिक एकता अक्षुण्ण रही। इस प्रकार भाषाई पुनर्गठन ने अलगाववाद को बढ़ाने के बजाय लोकतांत्रिक स्थिरता और सहकारी संघवाद को सुदृढ़ किया। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भाषाई राज्यों के संबंध में प्रारंभिक आशंकाएं तत्कालीन परिस्थितियों में स्वाभाविक थी, किंतु व्यवहार में वह व्यापक रूप से निराधार सिद्ध हुई। भाषाई पुनर्गठन ने भारत के विविधता में एकता के आदर्श को सशक्त किया तथा राष्ट्रीय एकीकरण और संघीय लोकतंत्र को अधिक स्थायित्व प्रदान किया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्धों के दौरान फ्रांसीसी स्थिति, जिसने एक समय भारतीय विश्व को अपनी राजनीतिक सफलताओं से चकित कर दिया था, उसका अंत अपमान और विफलता में होना तय था। व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार कर्नाटक युद्ध 1746 से 1763 भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच प्रभुत्व की निर्णायक प्रतिस्पर्धा थे। प्रारंभ में डुप्ले की कूटनीति और सैन्य सफलता ने फ्रांसीसियों को बढ़त दिलाई, किंतु अंततः उनकी स्थिति पराजय और पतन में बदल गई। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रारंभिक फ्रांसीसी सफलताएं। 1746 में मद्रास पर अधिकार तथा भारतीय उत्तराधिकार संघर्षों में हस्तक्षेप द्वारा राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया। डुप्ले ने भारतीय शासकों के साथ गठबंधन कर फ्रांसीसी प्रतिष्ठा बढ़ाई। अगला पॉइंट है, प्रशिक्षित यूरोपीय सेना और भारतीय सिपाहियों के प्रभावी उपयोग से प्रारंभिक विजय प्राप्त हुई। विफलता के प्रमुख कारण देखेंगे। फ्रांसीसी सरकार का अपर्याप्त आर्थिक एवं नौसैनिक समर्थन, अंग्रेजों की सुदृढ़ नौसैनिक शक्ति तथा बंगाल की अपार आर्थिक संसाधनों से प्राप्त वित्तीय बढ़त। अगला पॉइंट है, डुप्ले की वापसी। 1754 के बाद सक्षम नेतृत्व का अभाव। काउंट डी लैली की कठोर नीतियों से भारतीय सहयोगियों का विश्वास कम हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में सर आयर कोट द्वारा निर्णायक पराजय। 1763 की पेरिस संधि के बाद फ्रांस केवल व्यापारिक कारखानों तक सीमित रह गया और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक राजनीतिक सफलताओं के बावजूद फ्रांसीसी साम्राज्यवादी प्रयास, संसाधनों की कमी, कमजोर नौसैनिक शक्ति, नेतृत्वगत त्रुटियों तथा अंग्रेजों की आर्थिक सामरिक श्रेष्ठता के कारण असफल रहे। कर्नाटक युद्धों ने भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की नींव को सुदृढ़ किया तथा फ्रांस की राजनीतिक भूमिका का अंत कर दिया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सुरक्षा
वाल्व सिद्धांत को हाल के शोधकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से अस्वीकृत क्यों कर दिया गया, विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के अनुसार ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की कि शिक्षित भारतीयों के असंतोष को शांतिपूर्ण मंच देकर ब्रिटिश शासन को संभावित विद्रोह से बचाया जा सके, किंतु आधुनिक इतिहासकारों ने इस सिद्धांत को ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर अस्वीकार किया। अब सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के अस्वीकार किए जाने के कारण देखेंगे। पहला पॉइंट है ठोस साक्ष्यों का अभाव, कथित गुप्त रिपोर्टों या व्यापक षड्यंत्र के प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दूसरा पॉइंट है भारतीय नेतृत्व की सक्रिय भूमिका, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, एम.जी. रनाडे आदि पहले से अखिल भारतीय राजनीतिक मंच की आवश्यकता पर कार्य कर रहे थे। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा, प्रेस, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों तथा आर्थिक शोषण ने राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया। अगला पॉइंट है ह्यूम की भूमिका, आधुनिक शोध ह्यूम को कांग्रेस का सुविधाकार मानते हैं, न कि उसका एकमात्र संस्थापक। अब अगला पॉइंट देखेंगे इतिहासकारों का मत, विपिन चंद्र सुमित सरकार तथा आर.सी. मजूमदार जैसे इतिहासकार कांग्रेस की स्थापना को भारतीय राष्ट्रवाद के क्रमिक विकास का परिणाम मानते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कांग्रेस की प्रारंभिक गतिविधियां, प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक सुधार, भारतीयकरण तथा नागरिक अधिकारों की मांगें केवल असंतोष निकालने तक सीमित नहीं थी। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः सुरक्षा वाल्व सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना की एक पक्षी व्याख्या प्रस्तुत करता है। आधुनिक शोध स्पष्ट करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक जागरण तथा शिक्षित मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का स्वाभाविक परिणाम थी, जिसमें ए.ओ. ह्यूम ने केवल एक सहायक एवं समन्वयकारी भूमिका निभाई। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी का आगमन, राष्ट्रीय आंदोलन का भारतीयकरण था। 1917 से 1922 के मध्य हुए उनके प्रारंभिक आंदोलनों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और स्वरूप में मौलिक परिवर्तन आया। 1917 से 1922 के बीच उनके नेतृत्व में हुए आंदोलनों ने कांग्रेस को अभिजात वर्ग के संगठन से जन आंदोलन में बदल दिया। इसलिए गांधी का आगमन राष्ट्रीय आंदोलन के भारतीयकरण का प्रतीक माना जाता है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के भारतीयकरण के प्रमुख आधार, क्या क्या आधार थे? पहला पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह 1917। नील किसानों की समस्याओं को अहिंसक सत्याग्रह से हल कर ग्रामीण भारत को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा गया। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर मजदूर वर्ग को आंदोलन से जोड़ा। अगला पॉइंट है खेड़ा सत्याग्रह 1918। अकालग्रस्त किसानों के लिए कर छूट की मांग ने किसान वर्ग में राजनीतिक चेतना विकसित की। चौथा पॉइंट है रौलट सत्याग्रह 1919। पहली बार राष्ट्रव्यापी जन असहयोग का प्रयोग हुआ, जिसने आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप दिया। पांचवा पॉइंट है असहयोग खिलाफत आंदोलन 1920-22। विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और मुसलमानों सहित व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित हुई। हम छठा पॉइंट देखेंगे स्वदेशी खादी, चरखा एवं रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, आत्मनिर्भरता और ग्राम आधारित राजनीति को राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बनाया।
अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, सत्य एवं अहिंसा को संघर्ष की केंद्रीय रणनीति बनाकर आंदोलन को नैतिक वैधता प्रदान की। हम सीमाएं देखेंगे, चौरी चौरा 1922 के बाद आंदोलन की वापसी से अनेक क्रांतिकारी एवं युवा वर्ग निराश हुए। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। 1917 से 1922 के प्रारंभिक आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन को शहरी अभिजात वर्ग से निकालकर किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आम जनता का आंदोलन बना दिया। इस प्रकार गांधी ने भारतीय परिस्थितियों, मूल्यों और जनशक्ति के अनुरूप स्वतंत्रता संघर्ष का भारतीयकरण कर उसे व्यापक नैतिक एवं जनाधारित स्वरूप प्रदान किया। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण के बीच तनाव ने 19वीं सदी के भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की दिशा को आकार दिया। विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। 19वीं सदी में भारतीय समाज औपनिवेशिक शासन, पाश्चात्य शिक्षा तथा ईसाई मिशनरियों की चुनौतियों से जूझ रहा था। परिणाम स्वरूप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने एक ओर भारतीय सांस्कृतिक विरासत के पुनरुत्थान तथा दूसरी ओर आधुनिक तर्क, विज्ञान और समानता के मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्थान का पक्ष। आर्य समाज स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का आह्वान कर भारतीय परंपरा को पुनर्जीवित किया। रामकृष्ण मिशन ने भारतीय आध्यात्मिकता एवं वेदांत को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन ज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़ाई। इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय आत्मगौरव और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया। अब हम आधुनिकीकरण का पक्ष देखेंगे क्या क्या है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, मूर्ति पूजा और जातिगत कुरीतियों का विरोध किया। प्रार्थना समाज तथा अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सुधार पर बल दिया। विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा तथा बाल विवाह उन्मूलन जैसे सुधार आधुनिक मूल्यों से प्रेरित थे। अब हम सीधे तनाव का प्रभाव देखेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ा। सुधार आंदोलनों ने परंपरा को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया बल्कि उसकी पुनर्व्याख्या की। कुछ आंदोलनों में पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियों ने सांप्रदायिक पहचान को भी बल दिया, जबकि उदारवादी आंदोलनों ने सार्वभौमिक मानवतावाद को अपनाया। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण के रचनात्मक समन्वय का परिणाम थे। इसी संतुलन ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन, आत्मविश्वास और आधुनिक राष्ट्रवाद की वैचारिक नींव रखी। हम अगले प्रश्न चलते हैं। 19वीं सदी के जनजातीय तथा कृषक विद्रोहों ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास में किस प्रकार योगदान दिया, परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। 19वीं सदी में औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी भूमि राजस्व नीतियों, महाजनी व्यवस्था तथा पारंपरिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध अनेक जनजाति, संथाल, मुंडा, भील एवं कृषक विद्रोह, नील, पावना, दक्कन दंगे हुए। यद्यपि ये विद्रोह स्थानीय एवं असंगठित थे, फिर भी इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की वैचारिक एवं जनाधार संबंधी नींव को मजबूत किया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रवाद के विकास में योगदान देखते हैं क्या क्या योगदान है। औपनिवेशिक शोषण के वास्तविक स्वरूप को उजागर कर अंग्रेजी शासन की वैधता पर प्रश्न लगाया। किसानों एवं जनजातियों में प्रतिरोध की भावना विकसित हुई, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलनों को जनाधार प्रदान किया।
नील विद्रोह, पापना आंदोलन आदि ने संगठित एवं अहिंसक प्रतिरोध की रणनीति का मार्ग प्रशस्त किया। बिरसा मुंडा के उलगुलान जैसे आंदोलनों ने भूमि, जल एवं जंगल के अधिकारों को अधिक विमर्श से जोड़ा। जंगल के अधिकारों को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ा, अधिकारों को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ा। इन विद्रोहों के कारण औपनिवेशिक सरकार को नील आयोग 1860, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जैसे सुधारात्मक कदम उठाने पड़े। राष्ट्रवादी नेताओं एवं बुद्धिजीवियों ने इन संघर्षों से प्रेरणा लेकर जन सहभागिता आधारित आंदोलन विकसित किए। अब हम सीमाएं परीक्षण देखेंगे क्या क्या। पहला पॉइंट है, अधिकांश विद्रोह स्थानीय असंगठित तथा नेतृत्व एवं समन्वय के अभाव से ग्रस्त थे। इनमें अखिल भारतीय राष्ट्रवाद एवं आधुनिक राजनीतिक चेतना का अभाव था। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। यद्यपि 19वीं सदी के जनजाति एवं कृषक विद्रोह पूर्ण विकसित राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं थे, फिर भी इन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध की परंपरा स्थापित की तथा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए सामाजिक, वैचारिक और मनोवैज्ञानिक आधार तैयार किया। इसलिए इन्हें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक जनाधार माना जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जातिगत अन्याय एवं असमानता को दूर करने के लिए 1947 के पश्चात भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। स्वतंत्रता के समय भारतीय समाज गहरी जातिगत विषमताओं एवं अस्पृश्यता से ग्रस्त था। संविधान निर्माताओं ने समानता, सामाजिक न्याय तथा गरिमा को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया। इसी उद्देश्य से स्वतंत्रता के बाद सरकार ने संवैधानिक, विधिक एवं नीतिगत उपाय अपनाए। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। अनुच्छेद 14 से 18 द्वारा समानता का अधिकार एवं अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15(4), 16(4) के माध्यम से सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को एक विशेष प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 46 के तहत SC, ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण प्राप्त हुआ। अब हम आरक्षण नीति देखेंगे। क्या क्या आरक्षण है? शिक्षा, सरकारी सेवाओं तथा संसद एवं विधानसभाओं में SC, ST तथा बाद में OBC के लिए आरक्षण। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया। अब हम विधिक एवं संस्थागत उपाय के बारे में देखेंगे। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 तथा SC, ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। अब हम कल्याणकारी योजनाएं देखेंगे। क्या क्या योजनाएं? छात्रवृत्ति, आवास, कौशल विकास, शिक्षा, उद्यमिता तथा स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं लागू की गई। सामाजिक सशक्तिकरण SC तथा SC सब प्लान एवं लक्षित बजटीय प्रावधान भी दिए गए। अब हम सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में देखेंगे। शिक्षा का विस्तार, जागरूकता अभियान तथा EWS से अलग सामाजिक न्याय आधारित सकारात्मक भेदभाव की निरंतरता। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। इन उपायों से प्रतिनिधित्व, शिक्षा एवं सामाजिक भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ, किंतु जातिगत भेदभाव और हिंसा अब भी चुनौती बने हुए हैं। अतः कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक अवसरों एवं सामाजिक चेतना के माध्यम से ही संविधान में निहित सामाजिक न्याय का लक्ष्य पूर्णतः साकार किया जा सकता है।
अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 5A खंड बाद देखते हैं, क्योंकि इसको पांचवा प्रश्न हमें अनिवार्य होता है। प्रश्न 1 और प्रश्न 5 दोनों अनिवार्य होते हैं। इसमें भी हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, 1.5 शब्दों में पूछना है, उत्तर को लिखना है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई और इसके प्रथम चरण में अभिजात कुलीन वर्ग को विजय प्राप्त हुई। विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य निरंकुश राजतंत्र, सामंती विशेषाधिकारों तथा सामाजिक असमानता का अंत करना था, किंतु इसके प्रारंभिक चरण 1789 से 1791 में क्रांति का नेतृत्व मुख्यतः उदारवादी अभिजात एवं बुर्जुआ वर्ग के हाथों में रहा। इसलिए प्रथम चरण के परिणामों में कुलीन वर्ग के हित भी पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहे। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रथम चरण में अभिजात वर्ग की विजय के पक्ष में तर्क देखेंगे। नेतृत्व पर प्रभुत्व, राष्ट्रीय सभा में उदारवादी कुलीन एवं शिक्षित बुर्जुआ वर्ग का प्रभाव रहा। अब हम संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1791 राजशाही समाप्त न होकर सीमित की गई, जिससे अभिजात वर्ग की राजनीतिक भूमिका बनी रही। हम अगला पॉइंट देखेंगे। संपत्ति आधारित मताधिकार। केवल सक्रिय करदाता नागरिकों को मताधिकार मिला, जिससे गरीब वर्ग वंचित रहा। एवं प्रशासनिक सुधार। नए प्रशासनिक ढांचे में शिक्षित एवं संपन्न वर्ग को प्रमुख स्थान मिला। अब हम देखेंगे किंतु पूर्ण विजय नहीं। 4 अगस्त 1789 को सामंती विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा ने समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत स्थापित किए। चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण तथा सामंती व्यवस्था का अंत अभिजात वर्ग के पारंपरिक प्रभुत्व पर आघात था। हम निष्कर्ष देखते हैं। अतः प्रथम चरण में क्रांति का लाभ मुख्यतः उदारवादी अभिजात एवं बुर्जुआ वर्ग को मिला, जबकि किसानों और श्रमिकों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। यही असंतोष आगे चलकर जैकोबिन चरण 1792-94 की उग्र क्रांति का आधार बना, जिसने फ्रांसीसी क्रांति को अधिक लोकतांत्रिक एवं जनोन्मुख दिशा प्रदान की। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1832 के सुधार अधिनियम के साथ एक ऐसी विधायी पुनर्रचना की प्रक्रिया की शुरुआत हुई जिसकी ब्रिटिश इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। 1832 का सुधार अधिनियम, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट 1832 ब्रिटेन के संसदीय इतिहास का एक मील का पत्थर था। इसने केवल निर्वाचन व्यवस्था में सुधार नहीं किया, बल्कि प्रतिनिधिक लोकतंत्र, उत्तरदायी शासन तथा क्रमिक संवैधानिक सुधारों की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ की जिसने ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। 1832 के सुधार अधिनियम से प्रारंभ हुई विधायी पुनर्रचना राटन एवं पॉकेट बरो समाप्त कर औद्योगिक नगरों मैनचेस्टर, बर्मिंघम आदि को प्रतिनिधित्व दिया गया। मताधिकार का विस्तार कर मध्यम वर्ग को राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिला। संसद में अभिजात वर्ग के एकाधिकार में कमी आई तथा हाउस ऑफ कॉमन्स की वैधता बढ़ी। यह अधिनियम 1867, 1884 के सुधार अधिनियमों तथा 1872 के गुप्त मतदान अधिनियम जैसे आगे के सुधारों का आधार बना। अगला पॉइंट है राजनीतिक दलों के संगठन, चुनावी प्रतिस्पर्धा तथा उत्तरदायी शासन की परंपरा को सुदृढ़ किया। अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप क्रमिक एवं शांतिपूर्ण
संवैधानिक सुधारों की परंपरा स्थापित हुई जो यूरोप की हिंसक क्रांतियों से भिन्न थी। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। 1832 का सुधार अधिनियम ब्रिटेन में लोकतांत्रिक विकास की निर्णायक शुरुआत था। यद्यपि तत्काल सार्वभौमिक मताधिकार स्थापित नहीं हुआ, फिर भी इसने प्रतिनिधित्व, राजनीतिक सहभागिता और संवैधानिक सुधारों की निरंतर प्रक्रिया को जन्म दिया। इसी कारण इसे ब्रिटिश इतिहास की अभूतपूर्व विधायी पुनर्रचना का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने केवल राजनीतिक प्रभाव ही उत्पन्न नहीं किए, इसने सोचने के तरीकों पर भी गहरा प्रभाव डाला। विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 आधुनिक इतिहास की निर्णायक घटना थी। इसने न केवल यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को बदला, बल्कि मानव की युद्ध, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, साम्राज्यवाद तथा विज्ञान के प्रति सोच को भी गहराई से प्रभावित किया। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राजनीतिक प्रभाव। जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, ऑटोमन तथा रूस जैसे साम्राज्यों का पतन हुआ। वर्साय संधि 1919 एवं राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी आंदोलनों को बल मिला। रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति ने साम्राज्यवादी विचारधारा के प्रसार को गति दी। अब हम सोचने के तरीकों पर प्रभाव देखेंगे। क्या क्या प्रभाव पड़ा सोचने के तरीकों पर? युद्ध की भयावहता ने युद्ध विरोधी और शांति की अवधारणा को मजबूत किया। साम्राज्यवाद और यूरोपीय श्रेष्ठता के दावों पर प्रश्नचिह्न लगा, जिससे एशिया अफ्रीका में औपनिवेशिक विरोधी आंदोलनों की प्रेरणा मिली। महिलाओं की युद्धकालीन भूमिका के कारण महिला अधिकारों एवं मताधिकार की सोच को बल मिला। साहित्य, कला और दर्शन में निराशा, अस्तित्ववाद तथा आधुनिकतावाद का विकास हुआ। एरिक मारिया रिमार्क और टी.एस. एलियट जैसे लेखकों की रचनाएं इसका उदाहरण है। विज्ञान एवं तकनीक के विनाशकारी उपयोग ने मानवता, नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर नए विमर्श को जन्म दिया। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध केवल एक सैन्य या राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मानव चेतना में गहरे परिवर्तन का कारण बना। इसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यवस्था, राजनीतिक विचारधाराओं तथा सामाजिक मूल्यों का पुनर्निर्माण हुआ, जिसने 20वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आधुनिक चिंतन की दिशा निर्धारित की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोवियत संघ में तथा चीन में भी यह दृढ़ विश्वास था कि उपनिवेशों में चल रहे साम्राज्य विरोधी आंदोलनों का परिणाम उन देशों के साम्राज्यवादी खेमे में शामिल होने के रूप में होगा। विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का तीव्र विस्तार हुआ। शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में सोवियत संघ और चीन का मानना था कि साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष अंततः समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और मुख्य भाग पर चलते हैं। सोवियत संघ एवं चीन की धारणा के आधार। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण था, अतः उसके विरुद्ध संघर्ष समाजवाद की ओर अग्रसर होगा। सोवियत संघ ने आर्थिक, सैन्य एवं कूटनीतिक सहायता देकर 9 स्वतंत्र देशों को समाजवादी खेमे से जोड़ने का प्रयास किया। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। चीन ने माओवादी मॉडल के माध्यम से ग्रामीण क्रांति और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को प्रेरित किया। अगला पॉइंट, किंतु यह धारणा पूर्णतः सही सिद्ध नहीं हुई। अब हम देखते हैं।
अनेक नव स्वतंत्र देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉम अपनाकर किसी भी गुट में शामिल होने से परहेज किया। भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया ने स्वतंत्र विदेश नीति को प्राथमिकता दी। कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी विकास मॉडल अपनाया। सोवियत संघ और चीन के बीच वैचारिक मतभेद ने भी समाजवादी खेमे की एकता को कमजोर किया। स्थानीय इतिहासकार, संस्कृत नेतृत्व और राष्ट्रीय हितों ने वैचारिक अपेक्षाओं पर अधिक प्रभाव डाला। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः सोवियत संघ और चीन की यह अपेक्षा कि सभी साम्राज्य विरोधी आंदोलन समाजवादी खेमे में शामिल होंगे आंशिक रूप से ही सही सिद्ध हुई। अधिकांश नव स्वतंत्र देशों ने वैचारिक ध्रुवीकरण के बजाय राष्ट्रीय हित, रणनीतिक स्वायत्तता और गुट निरपेक्षता को अपनाया, जिससे शीत युद्ध काल की विश्व राजनीति बहुध्रुवी स्वरूप ग्रहण कर सकी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मार्क्स पूर्व समाजवादी विचारकों ने समाजवादी समाजों की कल्पना, उन्हें प्राप्त करने या बनाए रखने के व्यवहारिक तंत्र पर पूरी तरह विचार किए बिना ही की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। मार्क्स पूर्व समाजवादी विचारकों जैसे सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और रॉबर्ट ओवेन ने औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न शोषण और असमानता के समाधान हेतु आदर्श समाजवादी समाज की कल्पना की। मार्क्स और एंगेल्स ने इन्हें काल्पनिक समाजवादी कहा, क्योंकि इनके विचार नैतिक आदर्शों पर आधारित थे, न कि वैज्ञानिक विश्लेषण पर। मुख्य बात पर चलते हैं। मार्क्स पूर्व समाजवादियों की सीमाएं। आदर्श समाज की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की, परंतु उसे स्थापित करने की व्यवहारिक रणनीति स्पष्ट नहीं की। वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद के अंतर विरोधों का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया। सामाजिक परिवर्तन के लिए नैतिक अपील, सहयोग और दानशीलता पर अधिक बल दिया। राज्य सत्ता और आर्थिक संस्थाओं के पुनर्गठन का ठोस तंत्र विकसित नहीं किया। उनके प्रयोग जैसे ओवेन का न्यू हार्मनी दीर्घकाल तक सफल नहीं रह सके। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। किंतु उनका योगदान भी महत्वपूर्ण था। श्रमिक अधिकार, सहकारिता, सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणाओं को लोकप्रिय बनाया। पूंजीवादी शोषण की तीखी आलोचना कर समाजवादी विमर्श की आधारशिला रखी। मार्क्सवाद सहित बाद की समाजवादी विचारधाराओं को वैचारिक प्रेरणा प्रदान की। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः यह कथन काफी हद तक सही है कि मार्क्स पूर्व समाजवादियों ने आदर्श समाज की कल्पना तो की, पर उसे प्राप्त करने और बनाए रखने के व्यवहारिक तंत्र का पर्याप्त विकास नहीं किया। फिर भी उनके मानवीय आदर्शों और सुधारवादी दृष्टिकोण ने आधुनिक समाजवादी चिंतन के विकास में आधारभूत भूमिका निभाई। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एकीकरण और विघटन दोनों के लिए प्रेरक शक्ति था। यूरोप और दुनिया के अन्य देशों से उदाहरण देकर समझाइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। 19वीं सदी को राष्ट्रवाद का युग, एज ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 और नेपोलियन युद्धों के प्रभाव से राष्ट्रवाद ने राजनीतिक चेतना को नई दिशा दी। इसमें जहां समान भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर राष्ट्रों का एकीकरण किया, वहीं
बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के विघटन का भी कारण बना। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रवाद एकीकरण की प्रेरक शक्ति। पहला है जर्मनी, बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन नीति द्वारा 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया गया। इटली, कैबूर मैजनी और गैरीबाल्डी के नेतृत्व में 1861 से 70 के बीच इटली का एकीकरण किया गया। रोमानिया, बालाकिया और मोल्दाविया के एकीकरण से आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। अब हम राष्ट्रवाद विघटन की प्रेरक शक्ति देखेंगे क्या है। पहला है ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य। चेक, हंगेरियन, क्रोएट और अन्य जाति समूहों के राष्ट्रवादी आंदोलनों से साम्राज्य कमजोर हुआ। ऑटोमन साम्राज्य, यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया आदि के स्वतंत्रता आंदोलनों ने इसके विघटन को गति दी। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। पोलैंड, राष्ट्रवादी विद्रोहों ने विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ किया। अब हम लैटिन अमेरिका, सिमोन बोलीवार और जोन्स दे सैन मार्टिन के नेतृत्व में स्पेनी औपनिवेशिक शासन से अनेक स्वतंत्र राष्ट्र बने। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। 19वीं सदी का राष्ट्रवाद एक द्वैत शक्ति था। इसने एक ओर आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण किया तो दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के विघटन को तेज किया। अतः राष्ट्रवाद ने आधुनिक विश्व की राजनीतिक सीमाओं तथा राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अमेरिकी क्रांति कई मायनों में राजनीतिक, नागरिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में प्रबोधन की अभिव्यक्ति थी। व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। 18वीं शताब्दी का प्रबोधन तर्क, प्राकृतिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता तथा जनसहमति पर आधारित शासन का समर्थक था। 1776 की अमेरिकी क्रांति ने इन सिद्धांतों को व्यवहार में उतारकर आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की नींव रखी। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में प्रबोधन की अभिव्यक्ति। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का प्रभाव, स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में स्पष्ट दिखता है। शासन की वैधता जनसहमति पर आधारित मानी गई। अगला पॉइंट है संविधान। संविधान में 1787 में मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत अपनाया गया। दूसरा पॉइंट है नागरिक क्षेत्र में अभिव्यक्ति। नागरिक स्वतंत्रता, विधि का शासन तथा प्रतिनिधि शासन को मान्यता मिली। अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स 1791 ने अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा एवं न्यायिक अधिकारों की रक्षा की। अगला पॉइंट है गणतंत्रवाद एवं उत्तरदायी शासन की अवधारणा मजबूत हुई। अब हम धार्मिक क्षेत्र में अभिव्यक्ति। थॉमस जेफरसन के विचारों से प्रेरित होकर चर्च और राज्य के पृथक्करण को बढ़ावा मिला। धार्मिक स्वतंत्रता तथा सभी संप्रदायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए गए। वर्जीनिया स्टैट्यू ऑफ रिलीजियस फ्रीडम 1786 इसका प्रमुख उदाहरण है। हम सीमाएं देखेंगे, क्या क्या सीमाएं हैं। दास प्रथा समाप्त नहीं हुई। महिलाओं, मूल अमेरिकी समुदायों तथा अशक्तों को समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए। अब सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अमेरिकी क्रांति ने प्रबोधन के आदर्शों, लोकतंत्र, प्राकृतिक
अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन को संस्थागत रूप दिया। यद्यपि इसकी सीमाएं थी, फिर भी इन्हें इसने फ्रांसीसी क्रांति सहित विश्व भर के लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रता आंदोलन को गहरी प्रेरणा प्रदान की। स्वतंत्रता आंदोलनों को गहरी प्रेरणा प्रदान की। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या नव साम्राज्यवाद पुराने औपनिवेशिक तरीकों की निरंतरता था या वैश्विक शक्ति संरचना में एक मौलिक परिवर्तन का संकेतक था? आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित नव साम्राज्यवाद न्यू इंपेरियलिज्म यूरोपीय शक्तियों द्वारा एशिया एवं अफ्रीका में तीव्र विस्तार की नीति थी। यह औद्योगिक पूंजीवाद, राष्ट्रवाद तथा सामरिक प्रतिस्पर्धा से प्रेरित था। इसमें औपनिवेशिक निरंतरता के साथ साथ वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी निहित थे। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पुराने औपनिवेशिक तरीकों की निरंतरता के बारे में, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण एवं कच्चे माल का दोहन जारी रहा। राजनीतिक अधीनता और स्थानीय संसाधनों पर विदेशी नियंत्रण बना रहा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, सभ्यता मिशन। सिविलाइजिंग मिशन के माध्यम से सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित किया गया। उपनिवेशों को तैयार माल के बाजार के रूप में प्रयोग किया गया। अब हम वैश्विक शक्ति संरचना में मौलिक परिवर्तन देखेंगे। क्या क्या परिवर्तन हुए? औद्योगिक क्रांति के कारण पूंजी निवेश, नए बाजार और कच्चे माल की आवश्यकता प्रमुख प्रेरक बनी। अफ्रीका की होड़ और 1884-85 का बर्लिन सम्मेलन साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के नए स्वरूप को दर्शाते हैं। आधुनिक विज्ञान, संचार, रेलवे, टेलीग्राफ और सैन्य तकनीक ने नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाया। जर्मनी, इटली, जापान तथा अमेरिका जैसी नई शक्तियों के उदय से शक्ति संतुलन बदला। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ने अंततः प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। नव साम्राज्यवाद केवल पुराने औपनिवेशिक शोषण की पुनरावृत्ति नहीं था, बल्कि औद्योगिक पूंजीवाद, नई तकनीक और उभरती महाशक्तियों के कारण वैश्विक शक्ति संरचना के पुनर्गठन का भी संकेतक था। अतः यह निरंतरता और परिवर्तन दोनों का समन्वित स्वरूप था, जिसने आधुनिक विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1932 के चुनावों तक जर्मनी के शासक वर्गों को यह महसूस होने लगा था कि गहरे आर्थिक संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता यह है कि राजनीतिक सत्ता को एक सर्वसत्तावादी शासन को सौंप दिया जाए। व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। 1929 की महामंदी ने जर्मनी की वाइमर गणराज्य की अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया। 1932 के चुनावों तक उद्योगपतियों, सैन्य नेतृत्व, नौकरशाही तथा ऋणवादी अभिजात वर्ग का विश्वास लोकतांत्रिक शासन से उठने लगा और उन्होंने एक सशक्त अधिनायकवादी नेतृत्व को समाधान के रूप में देखना शुरू किया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सर्वसत्तावादी शासन की ओर झुकाव के कारण देखेंगे। पहला है महामंदी का प्रभाव। बेरोजगारी 60 लाख से अधिक पहुंची, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ा। वाइमर गणराज्य की अस्थिरता, गठबंधन सरकारें बार बार गिरती रही तथा प्रभावी निर्णय लेने में विफल रही।
साम्यवाद का भय। केपीडी के बढ़ते प्रभाव से उद्योगपति एवं जंकर वर्ग चिंतित थे। नाजी दल का उभार 1932 के चुनाव में एनएसडीएपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा, जिसने स्थिर शासन का दावा किया। राष्ट्रपति शासन, थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 48 के दुरुपयोग से लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई और अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर अगला पॉइंट है अभिजात वर्ग की रणनीति। फ्रांज वान पापेन एवं अन्य नेताओं ने सोचा कि हिटलर को नियंत्रित किया जा सकेगा, इसलिए 1933 में उसे चांसलर नियुक्त कराया। अब निष्कर्ष पर सीधे चलते हैं। यद्यपि आर्थिक संकट निर्णायक कारण था, परंतु राजनीतिक अस्थिरता, साम्यवाद का भय, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी तथा अभिजात वर्ग की गलत राजनीतिक गणना ने भी नाजी सर्वसत्तावाद के उदय में समान रूप से योगदान दिया। अतः 1932 तक जर्मनी में लोकतंत्र से अधिनायकवाद की ओर संक्रमण आर्थिक और राजनीतिक संकटों का संयुक्त परिणाम था। अब सीधे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव के घरेलू सुधारों की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। 1885 में सोवियत संघ के नेता बने मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक ठहराव, प्रशासनिक जड़ता तथा सामाजिक असंतोष से उबरने के लिए व्यापक घरेलू सुधार प्रारंभ किए। इनके प्रमुख स्तंभ पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त थे, जिन्होंने सोवियत व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन का प्रयास किया। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। घरेलू सुधारों की प्रमुख विशेषताएं। पेरेस्त्रोइका केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था में सीमित बाजार तंत्र, निजी उद्यम तथा विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन। ग्लासनोस्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया पर नियंत्रण में कमी तथा सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं राजनीतिक सुधार। बहु उम्मीदवार चुनाव, कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार में कमी तथा संसद की भूमिका का विस्तार हमें देखने को मिला। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, सामाजिक सुधार, नागरिक अधिकारों का विस्तार, राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। अब हम आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे। सुधारों ने लोकतांत्रिक चेतना और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, किंतु आर्थिक संक्रमण बिना पर्याप्त संस्थागत तैयारी के होने से उत्पादन घटा, महंगाई और वस्तुओं की कमी बढ़ी। ग्लासनोस्त के कारण दबे हुए राष्ट्रीयतावादी आंदोलन उभर आए, जिससे संघीय एकता कमजोर हुई। एवं कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण घटा, परंतु स्थिर वैकल्पिक व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी, जिसके परिणाम स्वरूप 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। गोर्बाचेव के घरेलू सुधार दूरदर्शी और परिवर्तनकारी थे, परंतु उनका क्रियान्वयन असंतुलित रहा। इन सुधारों ने सोवियत समाज को अधिक खुला और लोकतांत्रिक बनाया, किंतु आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता के कारण अंततः सोवियत संघ के विघटन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबोधन के पादरी प्रथा विरोध में पुनर्जागरण तथा सुधारवाद की भावनाएं प्रतिध्वनित हुई, फिर भी इसने न पुनर्जागरण के विधर्मवाद का समर्थन किया और न ही सुधारवाद के विश्वास को साझा किया। विवेचना कीजिए।
सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। 17वीं से 18वीं शताब्दी का प्रबोधन तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानव बुद्धि पर आधारित बौद्धिक आंदोलन था। इसने चर्च की निरंकुशता और पादरी प्रथा का विरोध किया, किंतु इसका दृष्टिकोण पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन से भिन्न एवं अधिक विवेकवादी था। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रबोधन में पुनर्जागरण एवं सुधारवाद की प्रतिध्वनि। पुनर्जागरण की बात मानवतावाद, स्वतंत्र चिंतन तथा ज्ञान को बढ़ावा दिया। सुधारवाद की तरह चर्च के भ्रष्टाचार, पादरी वर्ग के विशेषाधिकार और अंधविश्वास की आलोचना की। व्यक्ति की बौद्धिक स्वतंत्रता एवं नैतिक उत्तरदायित्व पर बल दिया गया। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। किंतु पुनर्जागरण के पैगनवाद का समर्थन नहीं किया। प्रबोधन का आधार तर्क एवं विज्ञान था, न कि यूनानी रोमन धार्मिक परंपराओं का पुनर्जीवन। इसने शास्त्रीय संस्कृत को प्रेरणा माना, धार्मिक विकल्प नहीं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। सुधारवाद के विश्वास को भी साझा नहीं किया के बारे में देखेंगे। सुधारवाद ईसाई आस्था और बाइबिल को सर्वोच्च मानता था, जबकि प्रबोधन ने तर्क को अंतिम कसौटी माना। वोल्टेयर, दिदरो और रूसो जैसे विचारकों ने धार्मिक सहिष्णुता, प्राकृतिक अधिकार तथा लौकिक राज्य का समर्थन किया। अनेक प्रबोधन विचारक डीइज्म के समर्थक थे, जो ईश्वर को स्वीकारते थे पर चर्च की मध्यस्थता को नहीं। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रबोधन ने पुनर्जागरण की मानवतावादी चेतना और सुधारवाद की चर्च विरोधी भावना को आगे बढ़ाया, परंतु दोनों से अलग तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अपना आधार बनाया। इसी कारण यह आधुनिक लोकतांत्रिक एवं उदारवादी विचारधारा की सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक नींव सिद्ध हुआ। अब हम अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है, वियतनाम के गैर साम्यवादी नेता हिंद चीन के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष को सफल नेतृत्व प्रदान करने में क्यों असफल रहे, विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष 20वीं सदी का महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी आंदोलन था। यद्यपि प्रारंभिक चरण में गैर साम्यवादी नेताओं ने नेतृत्व का प्रयास किया, परंतु अंततः हो ची मिन के नेतृत्व में साम्यवादी शक्तियां ही जन संघर्ष का प्रभावी नेतृत्व कर सकी। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। गैर साम्यवादी नेताओं की असफलता के कारण देखेंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला पॉइंट है संगठनात्मक कमजोरी। राष्ट्रवादी दल बिखरे हुए थे तथा उनके पास सुदृढ़ संगठन का अभाव था। दूसरा पॉइंट है जनाधार की कमी। किसान और श्रमिक वर्ग तक उनकी पहुंच सीमित रही, जबकि साम्यवादियों ने इन्हें संगठित किया। अगला पॉइंट है स्पष्ट कार्यक्रम का अभाव। भूमि सुधार, सामाजिक न्याय और आर्थिक परिवर्तन पर ठोस दृष्टि नहीं थी। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी दमन। औपनिवेशिक शासन ने गैर साम्यवादी संगठनों को कठोर दमन द्वारा कमजोर कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं नेतृत्व संकट। नेताओं में वैचारिक मतभेद और आपसी प्रतिस्पर्धा बनी रही। अगला पॉइंट है विदेशी समर्थन का अभाव। उन्हें व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहायता नहीं मिली, जबकि साम्यवादियों को सोवियत संघ और चीन का समर्थन प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट हम देखते हैं हो ची मिन का प्रभावी नेतृत्व। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद
के समन्वय ने व्यापक जन समर्थन अर्जित किया तथा गुरिल्ला युद्ध नीति सफल रही। तो हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः गैर साम्यवादी नेताओं की असफलता का कारण केवल उनकी कमजोरियां नहीं थी, बल्कि साम्यवादी नेतृत्व की बेहतर संगठन क्षमता, जनसंपर्क, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी था। परिणाम स्वरूप हिंद चीन का उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष साम्यवादी नेतृत्व के अधीन सफल हुआ और 1954 के बी एन फू की विजय ने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी के मुक्त व्यापार की अवधारणा ने किस हद तक यूरोपीय संघ के निर्माण में योगदान दिया? परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। 1957 की रोम संधि द्वारा स्थापित यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, साझा बाजार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। यह आर्थिक एकीकरण आगे चलकर व्यापक राजनीतिक एवं संस्थागत एकीकरण का आधार बना। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। यूरोपीय संघ के निर्माण में मुक्त व्यापार की अवधारणा का योगदान। सीमा शुल्क संघ की स्थापना से सदस्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाएं समाप्त हुई। एकल बाजार के माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम का मुक्त आवागमन संभव हुआ। अगला पॉइंट है आर्थिक परस्पर निर्भरता ने राजनीतिक सहयोग और स्थिरता को प्रोत्साहित किया। साझा आर्थिक हितों के कारण मास्टिकट संधि 1992 के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे चलकर यूरो जैसी साझा मुद्रा और समान नीतियों का विकास संभव हुआ। हम आगे देखेंगे। किंतु केवल मुक्त व्यापार ही पर्याप्त नहीं था। शीत युद्ध की परिस्थितियों तथा शांति बनाए रखने की सामूहिक इच्छा भी महत्वपूर्ण कारक थी। लोकतंत्र, मानवाधिकार और साझा यूरोपीय पहचान ने राजनीतिक एकीकरण को मजबूती दी। सामान्य विदेश नीति, सुरक्षा सहयोग तथा साझा संस्थाओं के विकास ने भी ईयू के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निसंदेह ईईसी की मुक्त व्यापार की अवधारणा यूरोपीय संघ की आधारशिला सिद्ध हुई, क्योंकि उसने आर्थिक एकीकरण के माध्यम से विश्वास, परस्पर निर्भरता और साझा हितों को विकसित किया तथा यूरोपीय संघ का निर्माण केवल आर्थिक परियोजना नहीं बल्कि शांति, लोकतंत्र और राजनीतिक एकीकरण की व्यापक प्रक्रिया का परिणाम था। अब हम आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में जर्मन समाज पर वैज्ञानिक शिक्षा तथा औद्योगिक विस्तार के बीच संबंधों के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। 20वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी ने वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी अनुसंधान तथा तीव्र औद्योगिकरण के समन्वय से यूरोप की अग्रणी औद्योगिक शक्ति का स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और उद्योगों के घनिष्ठ संबंधों ने जर्मन समाज, अर्थव्यवस्था तथा राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाला। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। मेन बॉडी प्रश्न के वैज्ञानिक शिक्षा और औद्योगिक विस्तार का संबंध देखेंगे।
विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों ने उद्योगों के लिए प्रशिक्षित वैज्ञानिक एवं इंजीनियर उपलब्ध कराए। उद्योगों ने अनुसंधान एवं विकास में निवेश कर रसायन, विद्युत तथा इस्पात उद्योग को विश्व स्तरीय बनाया। BASF, बायर, सीमेंस, क्रूप जैसी कंपनियां विज्ञान आधारित औद्योगिक विकास की प्रतीक बनी। हम जर्मन समाज पर प्रभाव देखें, क्या क्या प्रभाव पड़ा समाज पर। कुशल तकनीक एवं मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ तथा रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। नगरीकरण और जीवन स्तर में सुधार के साथ आधुनिक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला। जर्मनी की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विज्ञान एवं उद्योग के गठजोड़ ने सैन्य तकनीक और हथियार निर्माण को भी प्रोत्साहित किया, जिससे सैन्यवाद मजबूत हुआ। तीव्र औद्योगिकरण से श्रमिक वर्ग का विस्तार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेड यूनियन तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे श्रमिक आंदोलनों को बल मिला। दूसरी ओर सारी भीड़, श्रमिक असंतोष तथा सामाजिक असमानताएं भी बढ़ी। और निष्कर्ष पर चलते हैं सीधे प्रश्न के अनुसार। वैज्ञानिक शिक्षा और औद्योगिक विस्तार का परस्पर संबंध जर्मनी की आर्थिक एवं तकनीकी उन्नति का आधार बना। यद्यपि इसने समृद्धि, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व प्रदान किया, परंतु सैन्यवाद, सामाजिक तनाव तथा श्रमिक आंदोलनों को भी जन्म दिया। अतः यह संबंध जर्मन समाज के आधुनिकीकरण का प्रमुख प्रेरक होने के साथ साथ उसकी राजनीतिक एवं सामाजिक चुनौतियों का भी महत्वपूर्ण कारण बना। बच्चों, अगर आपने इस पूरे सेट को तैयार कर लिया तो ये आपको आगामी यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में लिखने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। एचडी आईएएस में। धन्यवाद।